नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। अगले आधे घंटे में हम आपको देश और प्रदेश से जुड़ी उन तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। सबसे पहले बात लोकसभा के शीतकालीन सत्र की होगी, जिसके तीसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार संसद पहुंची और सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद थी। लेकिन सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस वजह से सदन की कार्रवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया और इस तरह लगातार 3 दिनों से संसद का कामकाज ठप ही पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक जनता का करोड़ों रुपया सत्र के नाम पर बर्बाद होता रहेगा। जिस संसद में आवाम के हित से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए, वहां हंगामा खड़ा करके आखिर क्या हासिल हो रहा है? क्या विपक्ष के हंगामे की वजह से पूरे तरीके से लोगों का नुकसान हो रहा है? क्या इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है? इन तमाम पहलुओं पर भी विस्तार से आपको जानकारी हम देंगे। इसके बाद बात यूपी के संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट की करेंगे। प्रशासन की ओर से करीब 100 पत्थरबाजों की फोटो जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी माहौल तनावपूर्ण ही बना हुआ है। इसके बाद हमारी अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली धमकी से जुड़ी रहने वाली है। दरअसल किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत आने के शेड्यूल है, लिहाजा हरियाणा पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिख रही है। पीएम मोदी से जुड़ी इस खबर के बाद कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कर दिया। इस बार गीता महोत्सव में क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको अपनी विशेष रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की भी होगी, जिसे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष लगातार धार देने में जुटे हुए हैं। फतेहाबाद पहुंचे मोहनलाल बडौली ने दावा किया कि उनकी सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर, यानी अगले आधे घंटे में इन तमाम खबरों पर विस्तार से देंगे आपको जानकारी। शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की खबर के साथ, जिसे तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट ही चढ़ना पड़ा और इसे शुक्रवार तक के लिए कार्रवाई को स्थगित भी किया गया। हालांकि इस दौरान वायनाड सीट से उपचुनाव जीतकर पहुंची प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ले ली है। यह रिपोर्ट जरा देखें। संसद का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सबसे पहले 25 नवंबर को सत्र की शुरुआत हुई थी और हंगामे के बीच 27 नवंबर तक के लिए स्थगित हो गई। इसके बाद 27 नवंबर को सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा भारी पड़ा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। इसके बाद आज यानी 28 तारीख को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। जिस वजह से सत्र की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned to meet at 12 noon today. अब सवाल उठता है कि सत्र नहीं चलने देने के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है? सत्र नहीं चलने की वजह से जो काम ठप पड़ा है, उसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा? जनता को हुए आर्थिक नुकसान का क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल जो हर भारतीय के दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन जवाब तलाशना बेहद मुश्किल है। संख्या 21 श्री अरुण गोविल। क्योंकि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को टोपी पहनाते दिखेंगे। खैर, संसद सत्र के तीसरे दिन वायनाड से उपचुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ले ली है। इस दौरान उन्होंने हाथ में संविधान की कॉपी लिया हुआ था। प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी मौजूद थे।
कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद के सदस्य हैं। राहुल गांधी रायबरेली से और प्रियंका वाड्रा वायनाड से लोकसभा सांसद हैं, जबकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। बता दें कि केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतने के बाद लोकसभा में दोबारा कांग्रेस के 99 सांसद हो गए हैं। दरअसल वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी थी, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद बसंतराव चौहान के निधन से खाली हुई थी। इन दोनों सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में वापस आ गई हैं। बता दें कि इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। लेकिन संसद सत्र नहीं चलने की वजह से काम ठप पड़ा है और इससे आम जनता को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। दरअसल संसद सत्र की शुरुआत होने पर हफ्ते में 5 दिन काम होता है। रोज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सदन चलती है। इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी होता है, यानी एक दिन में 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सदन चलाने में हर घंटे 1 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्च होता है, यानी एक दिन में खर्च करीब 10 करोड़ रुपए आता है। इस लिहाज से पिछले 3 दिनों से सत्र स्थगित होने पर जनता का करीब 30 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई दिनों तक संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहा है। ऐसे में सभी दलों की कोशिश संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने की होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब रुख करेंगे संभल में हुई हिंसा की तरफ, जिसे लेकर योगी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रहा है। हिंसा में शामिल पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दिए गए हैं। योगी सरकार अब इन उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई और वसूली करने की तैयारी में है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां के जिला संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर बीते 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की, सड़कें पत्थरों से पट गई। पुलिस ने एहतियातन आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इस पूरे मामले में योगी सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहाल करने और हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि दंगे में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी। अब इस पूरे मामले में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 100 से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुई हिंसा के जिम्मेदार आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने 39 नए आरोपियों की तस्वीर भी जारी की है। इस हिंसा में 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला उपद्रवी भी थीं। रुकैया, फरहाना और नजराना नामों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये वो महिलाएं हैं जिन पर संभल में हिंसा और बवाल करने के आरोप हैं कि इन्होंने पथराव और आगजनी की और पुलिस समेत सुरक्षा बलों को हिलाकर रख दिया। अब आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि संभल मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई। अब तक इस पूरे मामले में 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 21 लोगों को फोटो से पहचाना गया है, 25 लोग जेल भेजे गए हैं, 3 नाबालिग हैं और 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के इस एक्शन के बाद माना जा रहा है कई आरोपी फरार भी हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस उन पर भी पूरी नजर रख रही है। इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 12 केस दर्ज किए हैं।
इनमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें 14 साल से लेकर 72 साल तक के लोग शामिल हैं, जिन पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। साथ ही अराजक तत्वों के पोस्टर्स भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। यानी शासन और प्रशासन किसी भी कीमत पर पत्थरबाजों और उपद्रवियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। योगी सरकार अब इन उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई वसूलेगी तो पुलिस कानून के तहत इन्हें सजा भी दिलवाएगी। माना तो ये भी जा रहा है कि जो फरार उपद्रवी हैं उन पर भी जल्द ही इनाम घोषित किए जा सकते हैं। फिलहाल संभल में माहौल शांत है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या संभल हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश की खबर के बाद अब बात हरियाणा की करते हैं। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लोगों को बड़ी सौगात दी। अब इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को घर से अस्पताल बुलाने पर हरियाणा सरकार इस पूरे खर्चे को वहन करेगी। और क्या कुछ घोषणाएं इस दौरान की गई है, जरूर देखें। खेल के क्षेत्र में हरियाणा लगातार इतिहास रच रहा है। चाहे वो कुश्ती हो या क्रिकेट, वो किसी भी मामले में पीछे नहीं है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा को एक और सौगात दी है। वो सौगात है सावित्री जिंदल खेल परिसर का, जो भले ही महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में बना हो, लेकिन इस परिसर में बनने से मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आने वाले छात्रों को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। आपको बता दें कि नायब सैनी ने इस दौरान सीताराम जिंदल गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने खेल परिसर के साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल का भी निरीक्षण किया और गाड़ी को हरी झंडी दिखाई, जिसके जरिए डॉक्टरों को अस्पताल आने जाने में काफी सुविधा होगी और वो समय पर अपनी सेवा अस्पताल को दे पाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान अपने संबोधन में हरियाणा को पीएम मोदी के विजन को पूरा करने में एक अहम कदम बढ़ाने की बात कही। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। मैं आप सब अग्रवाल समाज का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल हब बनाने का जो विजन देश के अंदर लिया है, उन्होंने ये विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए चिकित्सा संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान नायब सैनी ने कुछ मांग पत्रों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इनमें से कुछ मांगों पर पहले से ही अमल कर रही है। वहीं जो अन्य मांगे हैं उसकी वो फॉर्मेलिटी करे। सरकार उन सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेगी। मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो ये मांग पत्र रखा है, जो इसमें जो भी आपने मांगे रखी हैं, मैं अपने जनरल डीपी वत्स जी को ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कराइए। हमने इसके अंदर जो भी मांगे आपने कही हैं, बहुत सारी मांगे के ऊपर तो हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे कैंसर सेंटर की बात है, कैंसर सेंटर अगर आप लोग कहेंगे तो इसके अंदर हम जो भी आप अपने कागज़ पूरे करेंगे तो उसके इंस्टीट्यूट के लिए इसके ऊपर हमारी प्रक्रिया चल भी रही है और इसको जल्दी ही हम करवाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने डॉक्टरों की भी प्रशंसा की और मेडिकल के क्षेत्र में हरियाणा के अग्रणी होने की बात कही। बना करके भेजिए, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रामा सेंटर की भी आपने बात कही है। ट्रामा सेंटर की भी आप पूरी विस्तृत रिपोर्ट अगर आप भेजेंगे तो उसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। जितनी भी आपकी मांगे हैं उन सब मांगों के ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, ताकि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये एक इस क्षेत्र का प्रतिष्ठित और हरियाणा प्रदेश का अग्रणी ये मेडिकल कॉलेज है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स भी बड़ी तन्मयता से लोगों की सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो ये पसंद करते हैं कि मैं तो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ही इलाज कराऊंगा। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है और ये क्रेडिबिलिटी जनता उसके ऊपर मोहर लगाती है।
गौरतलब है कि शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में नायब सैनी लगातार ऐसे कई ऐलान कर रहे हैं, जिससे वो दिन दूर नहीं जब लोग शिक्षा और मेडिकल के लिए हरियाणा की ओर रुख करेंगे। सूर्या समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली धमकी भरे कॉल की। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम पर आई कॉल के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। वहीं हरियाणा पुलिस के भी कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि 9 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पानीपत दौरे पर रहेंगे, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों से चल रही है। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए पीएम की सुरक्षा को लेकर क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं और पीएम मोदी के एक दिन की सुरक्षा में कितने रुपए खर्च होते हैं। इन दिनों देश में धमकी देने की मानो बाढ़ सी आई हुई है। कोई भी किसी को भी कहीं से धमकी दे डालता है और जब कानून के हाथ उस तक पहुंचते हैं तो आंखों से आंसू लिए माफी की गुहार लगा रहा होता है। लेकिन अब ऐसे लोगों के गुनाह के पन्ने भर चुके हैं, क्योंकि इस बार धमकी देने की गुस्ताखी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हुई है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम पर मिली इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मुंबई में पीएम मोदी को मिली इस धमकी का असर हरियाणा में भी दिखेगा। दरअसल 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत पहुंच रहे हैं। यहां पीएम मोदी LIC के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और महिला सखी योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ेगी, लिहाजा प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था बड़ी जिम्मेदारी होगी। बता दें कि पीएम मोदी को इससे पहले 6 बार धमकियां मिल चुकी हैं। साल 2023 में हरियाणा के एक शख्स ने वीडियो बनाकर मोदी को गोली मारने की धमकी दी थी। साल 2022 में पीएम मोदी को जेवियर नाम के एक शख्स ने धमकी दी थी। साल 2018 में महाराष्ट्र के मोहम्मद अलाउद्दीन खान नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि पीएम मोदी की सुरक्षा अभेद्य है, जिसमें बिना सुरक्षा जांच के और इजाजत के चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा SPG जवानों का होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17 mm रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। अगर पीएम मोदी किसी प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो ऐसे में पीएम की सुरक्षा 4 एजेंसियों के हवाले होता है। इनमें SPG, ASL, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन होता है। इन सभी का काम पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़े अलग अलग काम होते हैं। इतना ही नहीं, अगर पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो किसी खास परिस्थिति के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखा जाता है। इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी करते हैं। जाहिर है पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी जरूरी है जो समाज में दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात करते हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान की, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली दिन रात एक कर रहे हैं। गुरुवार को फतेहाबाद दौरे पर रहे मोहनलाल बडौली ने सदस्यता अभियान को धार दी और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। इस दौरान मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनमें नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी 30 नवंबर तक अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। अपने इसी अभियान के तहत मोहनलाल बडौली फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सदस्यता अभियान पर चर्चा की। जिसके बाद मोहनलाल बडौली ने मीडिया से भी बात की और अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। टोहाना विधानसभा के चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं का जो हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख और संयोजक और मंडलों के संयोजक, प्रभारी और जिनको इस सदस्यता की जिम्मेवारी दी है,
ऐसे तमाम सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए और 32,000 से ज़्यादा सदस्य टोहाना विधानसभा के अब तक बने हैं और 60,000 सदस्य बनाने का टारगेट इस विधानसभा का है। 28,000 सदस्य जो और बनाने हैं उनके पास भी घर घर जाके सदस्य बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको पूरा करेंगे और 30 नवंबर तक का जो समय है इसमें ये विधानसभा 1 नंबर पर रहेगी और अपने टारगेट को पूरा करेगी। हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर प्रदेश में चल रही सियासत और बयानबाजी पर बोलते हुए मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। और बहन कुमारी शैलजा से ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक सूची कोई व्हाट्सएप पे कर दे, डाल दे कि कोई भी आयुष्मान योजना का कोई भी परिवार छूट गया हो तो हम जरूर उसको जोड़ने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्वभाव में नहीं है, वो किसी भी गरीब आदमी का नाम देने वाले भी नहीं हैं, लेकिन हमने किसी को नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कोई छूट गया हम ही ढूंढने का काम करेंगे। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर बहन शैलजा को इस बात में कोई सच्चाई लगती है तो कम से कम 10 नाम तो जरूर भेजने का प्रयास करें। वहीं इन्होंने कुमारी शैलजा की ओर से आयुष्मान योजना को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया और किसी भी योग्य व्यक्ति जिसे आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला है उसकी सूची उपलब्ध करवाने की बात कही है। ये कांग्रेस पार्टी की जो आदत है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो स्वभाव और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो विचार है, ये इससे प्रदर्शित होता है कि जब सरकार कोई नया काम करती है तो उस पर उंगली उठाना और उसमें मीन मेख निकालना, छोटी मानसिकता से अपनी बात को रखना। तो जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की बनी है, बड़े अफसोस की बात है कि जब हरियाणा सरकार के पास एक पुराना हेलीकॉप्टर था और जो तकनीकी आधार पर एक तकनीकी कारणों के कारण से कोई चीज़ें बदली जाती हैं और काफ़ी पुराना था, 4 साल से वो फाइल चली थी और नया हेलीकॉप्टर खरीदा है, उसकी बधाई देनी चाहिए थी, उसकी खुशी मनानी चाहिए थी कि हरियाणा सरकार के पास एक नया साधन उपलब्ध हुआ है। जो हेलीकॉप्टर पुराना हो गया था, उस हेलीकॉप्टर में बहुत यात्राएं कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने की है, उन्होंने भी उसमें यात्राएं की है। गौरतलब है कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। वहीं प्रदेश सरकार उन सभी आरोपों को दरकिनार कर जनहित के काम में लगी हुई है, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। सूर्या समाचार के लिए फतेहाबाद से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो के अंत में अब हम बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक गीता महोत्सव की, जिसकी शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने क्राफ्ट मेले के जरिए की और सरस मेले के शुभारंभ के साथ इसका विधिवत आगाज हुआ। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में हर बार की तरह इस बार भी कई राज्यों की कला और संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सदियों से किसी पहचान की मोहताज नहीं रही, लेकिन जब से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई, देश और दुनिया में कुरुक्षेत्र की अलग पहचान बन गई। हर साल की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत सरकार की देखरेख में बड़े ही धूमधाम से हो चुकी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरस मेला और क्राफ्ट मेला का विधिवत शुरुआत किया। अब 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर रोज शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 9 दिसंबर को एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश के उच्च कोटि के संत महात्मा हिस्सा लेंगे। नवंबर को
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शिल्प मेला से शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित विधायक श्री अशोक अरोड़ा जी और हमारे पूर्व मंत्री सुभाष शुक्ला जी और चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा जी इस गीता महोत्सव के संदर्भ में जो हमारी प्राचीन जो है इतिहास की ये धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र का जो 48 कोस की भूमि है बहुत ही पवित्र स्थल है। बहुत से महानुभाव बहुत से ऋषियाँ और बहुत से लोग जो है इसमें अपना सभ्यता का अपना संस्कार का एक आध्यात्मिक भूमिका रचना किया है। गीता महोत्सव के दौरान सरस और शिल्प मेले को लेकर कई दूसरे राज्यों से पहुंचे शिल्पकार ब्रह्म सरोवर तट के चारों ओर स्टॉल लगाते हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों से आए सैकड़ों कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करते नजर आते हैं। हर साल गीता महोत्सव को देखने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग पहुंचते हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होती है। इस बार अनुमान के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस की ओर से सख्त निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि इस बार गीता महोत्सव का तंजानिया कंट्री पार्टनर है, जबकि ओडिशा स्टेट पार्टनर के रूप में शामिल है। इस कृष्ण की धरा पर, कर्म की धरा पर स्वयं भगवान ने आकर हम सबको एक ऐसा संदेश दिया और उस संदेश को पूरी मानव जाति तक पहुंचाएं, पूरे विश्व तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और पिछले लगभग 20 साल से 94 से तो मैं भी गवाह हूँ इस बात का कि 30 साल से इस प्रयास में यहाँ की कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड लगा हुआ है। उससे पहले हमारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इसका आयोजन करती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाने की घोषणा माननीय मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने की और केवल घोषणा नहीं की, उसके ऊपर काम किया। और आज स्थिति ये है कि लगभग 50 से ज़्यादा देश हमारे इस बहुत ही भव्य महोत्सव और आयोजन के अंदर पार्टिसिपेंट करते हैं। और हमारे सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे पार्टनर स्टेट के रूप में उड़ीसा और पार्टनर देश के रूप में तंजानिया पार्टिसिपेट करेगा। और जिस प्रकार का उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर केवल कुरुक्षेत्र के 48 कोस के लोगों में नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में। गीता महोत्सव की शुरुआत कैबिनेट मंत्री कृष्णा बेदी ने गीता रन को हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में अलग अलग खबरें हमने आपको दिखाई जो सीधा जुड़ी है आपसे, जिसका सीधा सरोकार जनता से। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।